नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्य पुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 18वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन इस पाठ का यह सेशन नंबर पहला है। कर्तव्य पालन इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के लेखक का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। कर्तव्य पालन इस पाठ के लेखक है राम नरेश त्रिपाठी। लेखक राम नरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1889 ईस्वी सन को जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। साहित्य की अनेक विधाओं में आपने रचनाएं की है। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। आप द्वारा रचित पथिक, मिलन, मानसी और स्वप्न आपकी प्रमुख कृतियां हैं। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी सन में इनका देहावसान हो गया था। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ 18वां, कर्तव्य पालन। प्रस्तुत एकांकी में वन रक्षक के कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन है। अब देखिए, साहित्य के अलग अलग विधाएं होते हैं, जैसे कविता होती है, नाटक होते हैं, उपन्यास होते हैं। उसी प्रकार से नाटक का एक भाग होता है एकांकी। आपने नाटक देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे। तो नाटक जो होते हैं वो 2 अंक के, 3 अंक के होते हैं, लेकिन जिस नाटक में केवल 1 अंक होता है उस नाटक को हम एकांकी कहते हैं। तो यहाँ पर 1 अंक का जो नाटक है, उस नाटक में 3 पात्र है। पहला पात्र है राजा, दूसरा पात्र है वन रक्षक जो जंगल का रखवाला है, और अन्य पात्र है राजा के दरबारी। तो इस एकांकी में लेखक राम नरेश त्रिपाठी इन्होंने वन रक्षक के कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन किया है। आप लोगों को नाटक खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्लास में, कक्षा में टीचर आपका नाटक लेती भी होंगी, आपने बहुत सारे किरदार निभाए भी होंगे। चलो, तो आज हम इस एकांकी का आनंद लेंगे। आपके जो नाटक खेलने का जो स्थान है वो कौन सा है? जंगल का रास्ता, और समय जो है वो शाम का है। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। अब देखिए, राजा अपने राज्य के अन्य दूसरे दरबारियों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन वो अपने अन्य दरबारी से अलग हो जाते हैं। तो उस समय का यह प्रसंग है। राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा एकाएक पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रख कर। अब देखिए बच्चों, आपको ये बात याद रखना है कि जब कोई भी नाटक जो होता है, जो पात्रों के द्वारा बोले जाते हैं, उसके संवाद जो होते हैं वो लिखे होते हैं, और ब्रैकेट में उसके एक्शन, उसकी मूवमेंट लिखी होती है। आप यहाँ पर देखें, जो ब्रैकेट में लिखा है यकाएक पहुंचना, अर्थात अचानक वो पहुंच गए, और ब्रैकेट में लिखा है खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, तो ये उसके एक्शन है, और बाकी जो संवाद है उसको बोलेंगे। तो आपको भी अगर एकांकी आप क्लास में करते हो या कहीं पर करते हो, तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर वो एक्शन करता है। मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप है। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊं। अब देखिए, ब्रैकेट में लिखा है किसी की आहट सुनता है। अब राजा जो है वह अपने दरबारियों से बिछड़ गया है और अकेले बात कर रहा है कि उसे पता नहीं चल रहा है कि अब वो आगे कहाँ पर जाए, क्योंकि यह जो रास्ता है वो पहली बार वहाँ पर भटक गया है और उसको कुछ सोच नहीं रहा है, और उसे लगता है कि राज दरबार में जैसा मेरा आतंक होता है, लेकिन यहाँ का माहौल मुझे ही घबरा रहा है, उससे मैं भयभीत हुआ हूँ, बल्कि इसके उल्टा होना चाहिए था। आप वह ऐसे विचार बात कर रहा है, तभी किसी के आने की आहट उसे होती है, और फिर वो बोलता है
कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। अब देखिए उस समय राजा की बुद्धि थोड़ी तेज होती है, हम लोगों को पता है। वो कहते हैं कि अब जो व्यक्ति आ रहा है मैं उसे पहचानता नहीं हूँ, वो भी मुझे नहीं पहचान रहा है, तो मैं उसे राजा हूँ ऐसे नहीं बताऊंगा, बल्कि एक सर्वसामान्य मनुष्य के समान उसके साथ व्यवहार करूंगा। और उस समय वन रक्षक का प्रवेश होता है। वन रक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तुम कौन हो? राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा, मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में अर्थात क्रोध से, तुम झूठ बोलते हो? राजा मन में, झूठ बोलता हूँ? कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। फिर प्रकट, अब ये जो संवाद है राजा मन में बोल रहा है और प्रकट मतलब उस वन रक्षक के साथ बात कर रहा है। तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक, अच्छा अच्छा, इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा, नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। अब देखिए प्रसंग यह है कि राजा यहाँ पर शिकार करने के लिए आया था और राजा के बंदूक के शिकार करने के समय जो गोली चली थी उसका आवाज वन रक्षक ने भी सुन ली थी और इसीलिए उसे लगता है कि यह कोई शिकार करने वाला व्यक्ति है जो राजा के हिरन को मारने के लिए आया है। वन रक्षक, अब राजा उसको बताता है कि नहीं, मैंने गोली तो नहीं चलाई है, बल्कि मैं राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। यहाँ उसे शंका है, राजा उसे बताता है कि शायद कुछ चोर डाकू जंगल में छिपे होंगे, उन्होंने गोली मारी होगी। वन रक्षक, मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? राजा गंभीर होकर, मेरा नाम, अब देखिए राजा ने कुछ सोच विमर्श नहीं किया था और इसलिए वो थोड़ा विचार करने लगा कि मेरा नाम क्या बताओ अब इसे। वन रक्षक, हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? राजा, इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। अब देखिए राजा को जब वन रक्षक ने उसका नाम पता वो सब पूछा तो राजा ने उसको क्या उत्तर दिया कि मुझे इस सारे प्रश्नों के उत्तर देने की आदत नहीं है। वन रक्षक, हो सकता है, पर यही प्रश्न है जिनके उत्तर देने से सच्चे आदमी को डर नहीं लगता। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकाल आओ। अब देखिए वन रक्षक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसके जंगल की रक्षा उसको करना होते है और जंगल की रक्षा करते समय अगर कोई व्यक्ति वहां पर अनजान व्यक्ति आ जाता है तो उसकी पूरी तरह से चौकन्नी होकर उसके बारे में पूछता है और यह उसके अंदर का गुण हमें दिखाई दे रहा है। अब वो राजा उसको अपना नाम पता नहीं बताता तो वो कहता है कि चलो तुम अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें सच्चा पता देने में, नाम देने में डर नहीं है। जो झूठ बोलता है उसे डर लगता है, लेकिन चलो तुम्हें नहीं बताना है तो ठीक है, तुम्हें जहाँ पर जाना है वो मुझे बता दो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर कैसे जाना है उसको मैं तुम्हें मदद कर दूंगा, सहायता कर दूंगा। राजा शुभ होकर, तुम किस अधिकार से? वन रक्षक जोश के साथ, अब देखिए राजा को क्रोध आया था, वो थोड़ा ऊंचा आवाज करके बोला कि तुम किस अधिकार से मुझे पूछ रहे हो या बता रहे हो? तो वन रक्षक ने भी उसको और जोर से जोश में आकर उत्साह के साथ बोला, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। अब देखिए वहां पर उसने अपना अधिकार भी बताया है और अपने कर्तव्य के बारे में भी बता रहा है कि मैं किस अधिकार से बता रहा हूँ कि मैं इस जंगल का, इस राजा का वन रक्षक हूँ, इस जंगल का वन रक्षक हूँ पुंडरीक। वो अपना नाम बताता है पुंडरीक। राजा गौर से उसके तरफ देखता है और बोलता है, पुंडरीक? वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता है, मैं इस राह से नहीं जाने देता हूँ। अब देखिए वह थोड़ा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वह अकड़ से बात कर रहा है, लेकिन वह उसका कर्तव्य का पालन कर रहा है। वो कहता है कि जो कोई नया आदमी यहाँ पर आता है, अगर मुझे उस पर शक होता है, मैं उस पर संशय लेता हूँ, तो मैं पहला उसका परिचय जानता हूँ
और अगर मैं उसके परिचय से मेरा समाधान नहीं होता है तो मैं मेरे जंगल के रास्ते से उसे बिल्कुल भी जाने नहीं देता हूँ। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? अब देखिए, राजा ने उसको अपना परिचय दिया कि मैं राजा का अफसर हूँ और मैं राजा के साथ शिकार करने के लिए आया था, लेकिन मैं रास्ता भूल गया। लेकिन वन रक्षक को उसके सच्चाई पर विश्वास नहीं होता है और वो उसको पूछता है कि अगर तुम शिकार करने के लिए आए थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ पर है? राजा, थोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूँ? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। अब देखिए, यहाँ पर वन रक्षक ने एक व्यंग दरबारी लोगों पर रखा है कि दरबार में रहने वाले जो लोग होते हैं वह अधिकतर अपने स्वार्थ के लिए कभी कभी झूठ भी बोलते रहते हैं। यह बात उसको अनुभव से या किसी अन्य कारण से पता होगी, इसलिए वो कहते हैं कि दरबार में रहकर तुम झूठ नहीं बोलते हो। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यह मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से 1 रुपया निकाल कर और पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम, और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। अब देखिए, राजा का व्यवहार तो राजा के समान ही होगा। वो राजा को आदत होती है कि किसी भी अच्छी बात पर वो दूसरों को इनाम दिया करता है। तो अब वह चाहता है कि एक रात के लिए वो यहाँ वन रक्षक के यहाँ पर ठहर जाए और उसके बदले में उसको इनाम देगा। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है, यदि यह कम हो तो सवेरे तुम कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। अब देखिए, राजा जब 1 रुपया इनाम देता है तो वन रक्षक लेता नहीं है, तो उसे लगता है कि शायद उसको इससे भी ज़्यादा इनाम चाहिए, इसलिए वो कहता है कि अब मेरे पास इतना ही है, सुबह तुम जितना मांगोगे मैं तुम्हें जितना चाहेगा उतना इनाम दे दूंगा, तुम्हें खुश कर दूंगा। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में मैं दोनों, मगर ए दोस्त, ये दरबार नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर वन रक्षक ने राज दरबार के जो व्यवहार होते हैं उस पर करारा व्यंग किया है कि राज दरबार में हर काम के लिए भ्रष्टाचार, रिश्वत दिया जाता है और लिया भी जाता है। तो इस प्रकार से आपसी काम करने के लिए भ्रष्टाचार से युक्त राज दरबार का व्यवहार से यहाँ पर वन रक्षक के द्वारा व्यंग्यात्मक संवाद किया गया है। राजा, क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा, शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर। अब देखिए, यहाँ पर राजा थोड़ा शांत हो जाता है और वन रक्षक जो क्रोध से बात कर रहा था अब वह अच्छे से मुस्कुरा से उसके साथ बात कराए। मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता हूँ। राजा, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वन रक्षक, ओहो, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील, लगभग 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो देखिए, यहाँ पर वन रक्षक ने राजा के प्रति जो व्यवहार किया है उसमें हमें पूरी तरह से उसके ईमानदारी और कर्तव्य पालन की भावना, समुचित भावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वन रक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो।
राजा, तब तो चलो मैं तुम्हारी ही घर में रात काटूंगा। अब देखिए उसने अपने उस व्यक्ति को सहायता करने के लिए तो कहा मदद करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मेरे घर पर एक रात के लिए, मैं यहाँ पर एक रात के लिए रहने का मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी इस वहाँ पर नहीं लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा कर्तव्य है कि यहाँ पर मैं रक्षा करूँगा, क्योंकि उसको उसी काम के लिए राजा ने रखा था। तो यहाँ पर उसका कर्तव्य के प्रति उसकी निष्ठा दिखाई दे रही है। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश। दरबारी, महाराज कुशल से तो है, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज, आपके साथ मैंने जो ठिठाई की उसे क्षमा कीजिए। अब देखिए अचानक से अन्य दरबारी लोग राजा के पास आ जाते हैं और राजा को सलाम करते हैं। तब वन रक्षक को पता चल जाता है कि अब मैं जब से इस व्यक्ति के साथ बात कर रहा था वह असल में राजा है और उसे अपने व्यवहार पर थोड़ा बुरा लगता है। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। अब इस समय वन रक्षक थोड़ा डर जाता है कि उसे लगता है कि राजा ने तलवार उसको मारने के लिए खींची है, निकाली है। राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार ले लो। और पर्दा गिरता है। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने बताया है कि उस वन रक्षक ने जो कर्तव्य और ईमानदारी से काम किया था उसके बदले में राजा ने उसे राजरत्न का पुरस्कार दिया, पदवी दिया और उसके साथ साथ बख्शिश के रूप में, पदवी के रूप में अपनी तलवार दे दी थी। अब देखिए यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपके पाठ्य पुस्तक में लिखा है कि इसके साथ साथ आजीवन उसको हर साल के लिए 1000 रुपया भी देने का वादा राजा ने किया था। तो इस प्रकार यह एकांकी यहीं पर समाप्त होती है। तो बच्चों, इस एकांकी के द्वारा लेखक ने हमें क्या संदेश दिया है? वन रक्षक के व्यक्तित्व में कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, राजभक्ति, देशभक्ति, प्रेम भक्ति, बहादुरी और स्पष्टवादिता जैसे विशेषताएं होती है। यह हमें यहाँ पर इस पाठ में बताया गया है। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।